कीजिएगा, क्योंकि अगर आप दोस्त को हेल्प करते हैं तो उनका भी फायदा हो जाएगा। आप उनका जो है 1 साल 10 साल की पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी। प्लीज जल्दी से शेयर कीजिए। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो पूरे के पूरे आपको 100 अंक मिलेंगे। और आपको बता दें, इसमें आपको पहले ही बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। किताबी भाषा आपको नहीं लिखनी है, अपने शब्द में उत्तर देना है, जो भी आपको कुछ आता है। काफी जबरदस्त देखिए क्वेश्चन को आपको बताने वाला है। ये देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। जल्दी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर फटाफट कीजिए। और देखिए पहला प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको ये बताना है कि -3 और +5 जो है वह किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर, ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित कोई भी संख्या हो। यहाँ पे मतलब ये होता है कि वह संख्या माइनस में है या प्लस में है, या पहला संख्या माइनस में है दूसरा संख्या प्लस में है, या पहला संख्या प्लस में है और दूसरा संख्या माइनस में है। अगर दोनों संख्याएं प्लस में होती है तो वह प्रथम पाद में होता है। अगर पहला संख्या माइनस में होती है और दूसरी संख्या प्लस में होती है तो वह द्वितीय पाद में होती है या द्वितीय चतुर्थांश में होती है। पाद कहे तो या चतुर्थांश कहे तो बात एक ही होता है। अगर दोनों संख्याएं माइनस में होती है तो तृतीय में हो जाती है, और पहला प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है तो चतुर्थांश में हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है माइनस पहले संख्या यानी कि -3 है और +5 है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा कि द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। और देखिए जो भी आपको एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है हम सभी का कि निम्नलिखित में कौन जो है वह परिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन है, यानी कि वह कौन ऐसी संख्या है। इसमें से 4 ऑप्शन जो दिया गया है जिसे हम लोग P/Q ग्रुप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी नंबर, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए 2 दिया गया है जिसे हम लोग P/Q ग्रुप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी नंबर, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए 2√3 अब बट्टे √3 दिया गया है, तो √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा केवल कितना 2। और 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि यह P/Q ग्रुप में आ गया। यही आपकी क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। जितने भी आपको पॉइंट्स बता रहे हैं आपको एकदम दिमाग में बैठा के जानिए कि कैसे बनता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है आप सभी का, एक द्विघात समीकरण का घात होता है। एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है, आपको बहुत बार हमने बताया है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2 होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि sin² 45 प्लस cos² 45 का वैल्यू कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि sin² 45 और cos² 45 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, इसे भी आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। sin² थीटा प्लस का cos² थीटा बराबर आप क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पे जो है थीटा का वैल्यू 45 है और यहाँ पे भी 45 है, यानी कि थीटा का वैल्यू दोनों में बराबर है। तो जब दोनों में बराबर हो जाएगा तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा उत्तर आपका बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा कि क्या होता है, 1 होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला देखिए प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि परियक्ता का अधिकतम मान होता है। जो परियक्ता का मान होता है अधिकतम, वो अधिकतम मान क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि परियक्ता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा, वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो काफी नुकसान हो सकती है बाबू। इससे बाहर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आ सकती है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पाई है। तो आपको हमने बहुत बार बताया है कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिए कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, फटाफट करते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है क्योंकि आपके पास समय काफी कम है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्य कौन है। यानी कि यहाँ से आपको शून्य बतानी है। तो शून्य बताने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ आराम से आप कर दीजिएगा x² + 2x + 1 बराबर का 0। और यहाँ पे देखिए ये जो है संख्या, इसको पहली वाली और दूसरी संख्या को गुणा करते हैं और वो जितना आता है उसको तोड़ करके हम लोग बीच वाली संख्या के मान के बराबर लेते हैं। तो x² में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और x² को तोड़ करके आपको क्या लाना है, बीच के बराबर लाना होता है। तो देखिए यहाँ से अगर x² प्लस x अगर हम लोग लिख देते हैं 1 बराबर 0, तो क्या x में x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। यानी कि बात यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से ये जो 2 संख्याएं बन गई और यहाँ पे 2 संख्याएं बन गई, यानी कि जो है 4 पद बन गया। इसमें से 2 जो संख्या है वो एक जगह कर लेंगे, 2 संख्या को एक जगह कर लेते हैं और इनमें से कॉमन करते हैं। तो देखिए इसमें x² प्लस x में से x को कॉमन लेंगे, यानी x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग x को बाहर कर देंगे तो x प्लस 1 बचेगा। अब प्लस यहाँ से देखिए यहाँ 1 को कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या होगा, 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए x + 1 और यहाँ पे x + 1, यानी कि ये बहुत अच्छा बात है कि दोनों ये सेम आ गया। और उसके बाद x + 1 यानी कि x + 1, ठीक है, x + 1 और x + 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर 0 कर लेते हैं एक बार, क्योंकि दोनों संख्या तो वही है, बात वही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पक्षांतरित हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। एक एक स्टेप आप समझ लीजिए कि कैसे बनता है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल एक जो वृत्त होती है उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखा की संख्या जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। यानी कि अनंत आप एक वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं ना। ये मान लीजिए वृत्त है, यहाँ से कहीं से भी आप खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं ना, केवल स्पर्श करती जानी चाहिए, बस यही। तो अनंत आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का
परिसर क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या बताना है, परिसर बताना है। तो परिसर बताने के लिए क्या होता है कि अधिकतम मान माइनस का न्यूनतम मान होता है। तो अधिकतम मान देखिए यहाँ पे क्या है 30 है, हाँ, और उसके बाद से सबसे छोटा मान क्या है इसमें से, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा मान 9 है। तो अधिकतम मान माइनस का यानी कि घटा देंगे हम लोग, तो अधिक में से सबसे छोटा को घटा देंगे, तो 30 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा बाबू, तो 21 बच जाएगा। तो 21 देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है। तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कैसे बना, आप फटाफट से बना लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, आपको ये बताना था। आपको पता है कि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। एकदम दिमाग में आपको बैठाते जानी है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, है ना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, सीधे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा बाबू, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न क्या रहा है कि किसी घटना ई के लिए p इंटू ई प्लस p इंटू नहीं बराबर क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि जो भी प्रयेकता होती है उसमें घटना ई और नहीं होने की प्रयेकता, यानी कि होने की प्रयेकता और नहीं होने की प्रयेकता किसके बराबर होती है बाबू, बिल्कुल तो एक के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 9 6 बहुलक है। अब देखिए बहुलक कैसे ज्ञात की जाती है, जो सबसे ज्यादा बार आई होती है ना किसी भी आंकड़ा में, वही आपका बहुलक होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया हुआ है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 11, क्योंकि 11 जो है बहुत बार आया है इसमें, यानी कि सबसे ज्यादा 11 आया है। क्योंकि देखिए 11 1 2 3 बार आया है, 3 बार 11 आया है, यानी कि सबसे ज्यादा बार आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा उस आंकड़ा में वही आपका बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसमें से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में जो है वो कौन बहुपद जो है नहीं है। यहाँ पे बहुपद नहीं है कौन, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बहुपद जो है यहाँ पे आपका सी नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए ये x का पावर क्या कर रहा है 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया कि रूट में चला जाएगा, और रूट में संख्याएं नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा कि ये आपकी बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, यह बहुपद आपकी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समय आपके पास काफी कम है, बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है, एक क्वेश्चन एक वीडियो के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, फटाफट से लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि sin 35 डिग्री बट्टे की cos 55 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो आपको बताया है कि इसका आंसर कैसे बनता है आपको। तो देखिए इसमें क्या होता है कि किसी एक मान को चेंज कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि sin 35 दिया गया, तो sin 35 को आप बदल लीजिए, तो sin यहाँ पे 35 है तो 19 माइनस 55 हो जाएगा, है ना। अब बट्टे का cos का 55 यहाँ पे दिया ही गया है। अब sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 55 डिग्री, और नीचे दिया है cos 55 डिग्री, तो cos 55 डिग्री कट जाएगा, बच जाएगा क्या चीज 1 आ जाएगा। बस आप एक तरीका याद करके रखिएगा, अगर आपको इसे सॉल्व करने का नहीं पता है तो ट्रिक याद करके रखिएगा। अगर बट्टा वाला होगा तो समझिए कि वहाँ पे 1 होगा, आंसर उसका 1 आएगा ही आएगा, है ना। अधिक में यही देखा जाता है तो आपको 1 पे टिक कर देना है। अगर आपके पास समय कम रहता है, समय नहीं बचता है, तो फटाफट से आप 1 पे टिक कर दीजिएगा। इतना बात एकदम दिमाग में आपको बैठा करके रखनी है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि AP -3, माइनस 1/2, 2 का कौन सा पद जो है वो 11वां पद है। अब यहाँ पे 11वां पद बताना है, तो 11वां पद बताने के लिए काफी इजी ट्रिक आपको बताए थे कि आपको A प्लस लिख लेना है, और जितना पूछेगा उसमें से एक को घटा करके और उतना D से गुणा कर देना, यानी कि 11 पूछा तो 10 गुने D, है ना। अब देखिए यहाँ पे A का वैल्यू कितना है, तो माइनस का 3 है। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपको 10 का 10 हम लोग रखेंगे, क्योंकि 10 तो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे D का वैल्यू लिखना है, तो D बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो -1/2 में से घटाएंगे ये 3 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस। अब बटे कुछ नीचे नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसको बस बिंदु जोड़ कर देना है, तो 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ से 1 से 1 भाग हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 होगा यहाँ पे, यानी कि 5/2 आएगा। कितना होगा, क्योंकि माइनस का 1 है, माइनस का 1 प्लस 5, तो 5/2 हो गया, यहाँ पे 5/2 हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको कटा देंगे हम लोग, इसी तरीके से यहाँ से कटा सकते हैं, तो 5 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करके हो जाएगा 25। अब 25 में 3 को घटा देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे माइनस में ये 3 ना, तो 25 में से 3 बाहर चला जाए, कितना बचेगा, बिल्कुल, तो 25 में से जब आपका 3 जो है बाहर चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 22 बचेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 में से आपको 3 को घटा देना, तो हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न काफी इजी क्वेश्चन है, और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि अल्फा * बीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो आपको बताते हैं काफी इजी ट्रिक है कि इसमें आपको बस अंतिम वाला जो पद है उसको लिख लेना है ऊपर, और जो सबसे अंतिम वाला पद है, पहला वाला पद है, उसको लिख लेना नीचे, यानी कि 1/4 है उसका आंसर हो जाएगा। बस जब भी गुणनफल पूछेगा तो सबसे अंतिम वाला पद ऊपर और भाग दे देना है आपको सबसे पहले वाला पद से, यानी कि 1/4 इसका क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि AP का पहला पद A और सारमंतर जो D है, तो n पदों का योग क्या होगा। तो योग के लिए तो ये तो फॉर्मूला हो गया ना बाबू, तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, यानी ऑप्शन जो D दिया गया आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगले नंबर प्रश्न काफी इजी क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है। तो 1/3 जो वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू होता है, बिल्कुल, तो 10 30 का वैल्यू होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको जरूर याद करके रखनी है, नहीं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न सभी का क्या कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और 19 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है हम सभी का
कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 3 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है ना बी नंबर, इसको आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, एग्जाम में बैठिएगा, काफी ज्यादा मतलब कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक भी दिक्कत होने वाला नहीं है इस साल, है ना। बस लगातार आप एक एक वीडियो को देखेंगे तो, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति तो काफी इजी होता है, बस आपको सोचने की मतलब की ये होती है, आप अच्छे से नहीं सोचते, आपको पहले ही कहते हैं कि ये कठिन है, इसलिए कठिन लगना शुरू हो जाती है। काफी इजी होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2, है ना, cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा में किसका जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, बिल्कुल। तो आप सभी को पता है कि जो 45 का वैल्यू होता है ना, वो आपका क्या होता है 1/√2 होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। कितना इजी है ना। देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका बी नंबर, आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद f(x) बराबर x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ इसको बनाने के लिए काफी इजी तरीका आपको बताया था कि जब भी आपको 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू आपको पूछेगा, बस आपको बटा लगा देना है। अब उसके बाद से क्या करना है कि बीच वाले मान लिख लेना है। तो बीच वाला मान क्या है -3 है, तो -3 लिख लिए। और उसके बाद से क्या करना है कि अंतिम वाला मान आपको लिख लेना है क्या, 5 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 है। अब आपको क्या करनी है, एक बात को ध्यान रखना है, अगर बीच वाले में माइनस होगा तो माइनस को हटा देंगे, और माइनस नहीं होगा तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस दिया गया, यानी कि इसको हम लोग प्लस कर देंगे, तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3/5 कहाँ पे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन कहाँ पे दिया गया, तो सी नंबर में दिया गया, तो आपका सी नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। नहीं तो आप इसे सॉल्व करके बना सकते हैं। पहले आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए। इसमें कैसे बनाइएगा, पहले 1/α + 1/बीटा अगर फार्मूलास बनाना चाहते हैं तो इसे आप लोग सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए, तो अल्फा बीटा हो जाएगा। फिर यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा बीटा अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए, फिर अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू निकालिए, और उसके बाद से उसे भाग दीजिए, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन काफी इजी तरीका आपको बताए थे, तो उसे आप बना सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विभेद कर क्या होगा, यानी कि विभेदक जो होता है ना डी का वैल्यू क्या होगा जब मूल बराबर हो तब। ये काफी आसान क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ना। तो जब बराबर होता है तो डी बराबर क्या है, ये जब मूल जो होता है वो बराबर होता है क्या होगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ई नंबर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, कोटि का वैल्यू। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि 2 मान दिया गया होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, और इसमें जो का सबसे अंतिम वाला मान होगा वो आपका कोटि होगा, जो सबसे पहले होगा वो होगा। तो अंतिम में क्या है, इसमें -4 है, तो -4 आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो कोटि का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि -4 आपका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कितना ईजी है ना, काफी आसान क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ही कुछ दिया गया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई जो दिया गया हो, अगर h दिया गया हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है बाबू, बिल्कुल LBH होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा L × B × H होता है, यानी कि लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई होता है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। बहुत इजी प्रश्न है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण जो है B जो है 90 डिग्री है और कोण A जो है वह 40 डिग्री है, तो कोण C का वैल्यू आपको बताना है। काफी शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए काफी बढ़िया से समझिए इसे। कह रहा है कि सपोज मान लीजिए एक आपका एक त्रिभुज है, ये आपकी जो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज आप इस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे आप कर लीजिए ए, यहाँ पे कर लीजिए बी और यहाँ पे कर लीजिए सी। यहाँ पे कह रहा है जो वैल्यू वो कह रहा है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री हो गया, और कोण ए बराबर 40 डिग्री दिया गया है, बिल्कुल। और कोण इसका वैल्यू पूछ रहा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे 90 हम लोग को पता ही है और यहाँ पे 40 हम लोग को पता ही है, यानी कि 2 जब मान पता चल गया तो तीसरा मान तो आसानी से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल जो होता है कितना होता है 180 होता है, यानी कि 90 और 40 को जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो 90 और 40 कितना होता है 130, और 130 जो है हम लोग 180 में से घटा देंगे, तो 180 में से 130 घटाएंगे कितना आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा। तो 50 कहाँ पे दिया गया आपका, ऑप्शन क्या देगा डी नंबर पे दिया गया। तो काफी इजी है ना, काफी आसान है बाबू, हर चीज एक एक समझ में आएगा। बस आप ध्यान पूर्वक शांति जगह बैठ करके कान में ईयरफोन लगा करके देखिए, अगर मिस कीजिएगा तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगर ईयरफोन नहीं है फिर भी आप शांत जगह बैठ करके प्रयास करिएगा क्वेश्चन को समझने का। अगला देखिए, आपके पास भले ही कम समय है लेकिन उसने कम समय में आप अगर एक ही क्वेश्चन को पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं हो कि आप सारे क्वेश्चन को पढ़ने पता चला कि आपको एक भी याद नहीं है, तो ऐसा कभी भी गलती नहीं करनी। अगर आप एक ही क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं तो बढ़िया से दे, ताकि उसमें फुल आपका नंबर मिल जाए, है ना। बढ़िया से समझे, अगर एक ही क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपकी, है ना। तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जल्दी से, काफी कम समय आपके पास बचा हुआ। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री और tan 65 डिग्री और tan 70 डिग्री का वैल्यूज होगा कितना होगा। तो ये भी काफी इजी होता है, बस आपको इसमें बस इतना बस याद करके रखिए, काफी कम समय है। इसका केवल आंसर बता देते हैं और इसका जो आंसर होगा ना आपका एक होगा, बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो भी आपको एक ही आएगा। अगर ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए, tan की जगह cot आ जाए, cosec आ जाए, cosec आ जाए, sec आ जाए, sin आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस आपको एक वैल्यू याद करके रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो, है ना, बस आपको एक याद रखना, एक होता ही है।
अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में दिया गया है कि एबी बट्टा पीक्यू और बीसी बट्टा पीआर आरपी तो क्या होगा। यानी कि एक त्रिभुज यहाँ पर, दो त्रिभुज यहाँ पे दिया गया, एक एबीसी है ना, और उसके बाद से जो है आपका एक क्या चीज है बाबू, तो आपका है पी क्यू और यहाँ पे आपका क्या है बाबू, तो यहाँ पे आर है। यहाँ पे कह रहा है कि एबी बट्टे पीक्यू, यानी कि इसका एबी जो है ना उसके बट्टे में क्या है, पी क्यू है, ठीक है, इसके बट्टे ये है। उसके बाद से कह रहा है कि बीसी यानी कि इसका जो वैल्यू है ना, मतलब कि इतने बट्टे इतना है ना, पी आर है यहाँ पे नहीं, इसका बराबर जो है आर पी दे रहा है ना जी, तो आर और बी, हाँ ये है, यानी कि इसके बट्टे ये है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे बताना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, या कोण ए बराबर कोण टी होगा, या कोण ए बराबर कोण आर होगा, या फिर कोण बी बराबर कोण टी होगा। तो ये क्वेश्चन का उत्तर हमने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, कोण बी बराबर कोण टी होता है। यानी कि ये जो होता है ना कोण बी, ये बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टे जो है वो ये दिया गया था और इसके बट्टे जो है, देखिए नीचे वाला का जो बीसी बट्टे क्या दिया गया था, पी आर दिया गया था, यानी ये दिया गया था। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ना कोण बी, वो इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको सिद्ध कराने के लिए आप सिद्ध करा करके भी बताया गया है, आप जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो आप इसे याद करके रखिएगा कि कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी सिद्ध करा करके भी बताया गया है, आप जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो आप इसे याद करके रखिएगा कि कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ पे अभाज्य संख्या की पहचान करनी है कौन है, तो आपको हमने कई बार बताया कि अभाज्य संख्या वही होती है जिसका गुणखंड 2 से ज्यादा न निकलता है, यानी कि जो दो से ज्यादा संख्या से विभाजित नहीं होती है, कटती नहीं है, वही हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 11 है, 11 को जब आप कटेगा तो एक 1 से कटेगा, एक खुद संख्या से कटेगा 11 से, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या से कटेगा तो कहीं के साथ नहीं कटेगा। तो बिल्कुल जब नहीं कटेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन देखने हैं तो सब जो है वो 2 से ज्यादा संख्या से कट सकता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न के काफी इजी क्वेश्चन है और कह रहा है प्रश्न के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है। तो देखिए ये जो वैल्यू होता है ना वो आपका कॉट स्क्वायर थीटा का बराबर होता है। कैसे होता है इसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बिल्कुल कि क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटे बटे की साइन स्क्वायर के थीटे। अब देखिए यहाँ पे जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया गया, तो टेन स्क्वायर थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटे बटे कॉस स्क्वायर थीटे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा का बराबर होता है। अब इसको जब आप एलसीएम निकालिएगा, क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा, तो यहाँ से जब आप एलसीएम निकाल कर जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आपका क्या बचेगा, ऊपर जो है आपको बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जब कॉस स्क्वायर थीटा बढ़ जाएगा, है ना, नीचे जब आपका साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। बस आपको सॉल्व कर देना, कैसे करना सारी चीजें तो हमने आपको बता ही दिया है ना, काफी कम समय है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व कीजिए। हाँ हो जाएगा, एकदम सॉल्व हो जाएगा बाबू, एकदम सॉल्व करके देखिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर नहीं होता है फिर भी आप हमसे कहिएगा तो जस्ट इसके बाद वाला वीडियो में आपको हमने बता देंगे, उसको सॉल्व करके बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो है संख्यात्मक रूप से बराबर होता है तो उस वृत्त की जो होती है त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है। ये काफी इजी क्वेश्चन है ना, काफी इजी क्वेश्चन। क्या होता है, 2 मात्रक होता है। अब क्यों होता है इसके बारे में भी कहिएगा तो हम बता देंगे। यहाँ पे देखिए काफी इजी क्वेश्चन कि एक वृत्त का परिमाप क्या होता है आप सभी को जानते हैं, और क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी जानते हैं, तो 2 पाई आर होता है और क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो पाई से पाई कट गया, एक बार से एक बार कट गया, आर बराबर क्या बता 2 ही ना बच्चा, तो ये बना वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर 2 हो गया, बस आंसर तो आपका हो गया। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप दोस्त को शेयर नहीं कीजिएगा तो उनका नुकसान हो जाएगा। बाबू प्लीज उनको शेयर कर दीजिएगा, बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ाई करें, क्योंकि समय आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है। अब आप परीक्षाएं देने जाने वाले हैं, फाइनल आपकी जो है वीडियो बन रही है। अगला क्वेश्चन कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी होगी, तो काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ आपको बस एक रूट लगाना है और दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो 13 आपका क्या हो जाएगा आंसर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे होगा, यहाँ पे 13 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जब भी आपसे मूल बिंदु का दूरी पूछेगा तो रूट लगाना है, दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 आंसर आपका हो गया। अगर ये रूट से बाहर जाता है तो रूट से बाहर कर लेते, नहीं जाता है तो आप टिक्का लगा दीजिएगा वही, है ना, यानी कि गोला आपको लगाने के मिलेगा तो लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का
HCF 15 और LCM जो है वो 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, यानी कि अगर LCM का मान और HCF का मान यानी कि लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के मान को गुणा कर देंगे तो दोनों संख्याओं का मान निकल कर चला आएगा। यानी कि बस आप यहाँ पे क्या करना है, आपको 15 गुणे 90 कर देना है। तो 15 गुणे 90 करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया भी गया है बाबू। जो बच्चे हमारे चैनल से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है ही बिल्कुल। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर हो जाएगा कि यहाँ पे जब गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 1350 होगा। ठीक है, यहाँ पे 15 में जब 90 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? आपका 1350 होगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है, बस आपको गुणा कर देनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो ध्यान से देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 2 थीटा बराबर है 60 डिग्री, तो थीटा पहले निकालिए। तो थीटा बराबर क्या होगा? 60/2 यानी कि क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब थीटा के बदले जब 30 आ गया तो यहाँ पे साइन थीटा पूछ रहा है, तो थीटा के बदले तब तो 30 रख लेंगे ना। अब बताइए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अब हो गया ना कि कितना इजी। बस अब यहाँ पे तो केवल साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में पी तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, ए पी बी बराबर जो है 60 डिग्री हो तो स्पर्श रेखा पी और बी की लंबाई बताना है। पी और बी की लंबाई बतानी है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों जो होगी है ना, यहाँ पे अगर स्पर्श करिए तो दोनों जो की दूरी होगी इसकी जो होगी वो बराबर होगी। यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी 8 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 दिया गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा है तब। तो देखिए जब भी प्रतिच्छेदी रेखा की बात करता है तो प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होगा? आपका ऑप्शन एक हल होगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा करता है तो कितना होता है बाबू? एक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, किसने कहा था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है वो आपको दीर्घ उत्तरीय में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये पूछा जाता है। इसको सिद्ध जरूर कर लीजिएगा बाबू परीक्षा देने से पहले। इस साल ये आने की काफी ज्यादा चांस है आपकी परीक्षा में। ये आएगा ही कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है सदैव होता है। ये किसने कहा था आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा थेल्स ने कहे थे। तो यही है थेल्स का परिमेय, है ना। तो थेल्स का परिमेय और थेल्स का विलोम ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद से पाइथागोरस का परिमेय और पाइथागोरस का विलोम ये आपको याद जरूर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुजों के समूह कोणों का जो योग होता है ना, केवल समूह कोणों का यहाँ पे योग पूछा है। तो चक्रीय चतुर्भुजों का समूह कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू? 180 डिग्री होता है। यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है ना डी नंबर, वो आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो गोले के आयतन का अनुपात जो है वह 125 अनुपात 27 हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको क्या दिया गया? गोले का आयतन यानी कि 4πr³ बटे 4πr³ रखेंगे। ठीक है, अब दो गोला दिया गया तो एक का R1 कर लेते हैं, एक को R2 कर लेते हैं। और एक गोले का जो आयतन दिया गया है 125 दिया गया है और एक का आयतन दिया गया है 27। यहाँ देखिए 4π से 4π कट गया, बच गया क्या चीज? R1³ बटे R2 का क्यूब। अब देखिए R1 का क्यूब बटे की R2 का क्यूब जो बच गया, R1 का क्यूब बटे की R2 का क्यूब बराबर क्या बच गया? यहाँ पे 125 बटे की 27 बच गया। ठीक है, अब यानी कि R1 जो हम लोग का वैल्यू निकालना है और R2 का जो वैल्यू निकालना है, यानी कि जो यहाँ पे Q है तो अब यहाँ पे स्क्वायर की जगह Q करेंगे। यानी कि 125 का क्यूब कितना होता है? तो 5 है ना होता है। 5 25 25 125 तो यानी हो जाएगा 5 और 3 ये 27 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 3 3 का 9 9 3 27 यानी कि 5/3 यानी कि एक R का वैल्यू निकला 5 और एक R का वैल्यू निकला 3। जब एक R का वैल्यू निकल गया 5 और एक R का वैल्यू निकल गया 3 तो यहाँ पे आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। तो यहाँ पे भी लिखिए 4πr², क्योंकि इसको आपको क्या बताना है?
यहाँ पे इसको हम लोग को क्या बताना है जी, इसका अनुपात बताना है। तो यहाँ पे R1 कर लेते हैं, यहाँ पे भी हमने R2 यहाँ पे कर लिया, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे R1 R2 इसलिए किए हैं ताकि पहचान में आए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कट गया, ये 4 पाई से 4 पाई जो है कट गया। अब ये R1 स्क्वायर, तो R1 का वैल्यू कितना आया था बाबू, तो R1 का स्क्वायर ये था आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे R2 का वैल्यू कितना है, तो 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25:9, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला जो प्रश्न है हम सभी का, वो प्रश्न कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर जो है वह x हो तो sec थीटा का वैल्यू आपको कितनी होगी, है ना। cos थीटा बराबर अगर x दिया गया हो तो cos थीटा का वैल्यू आपको बताना है, sec थीटा का वैल्यू आपको बताना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि जहां पे भी, है ना, आपको क्या दिया गया हो, जहां पे भी आपको cos थीटा बराबर x दिया गया हो तो sec थीटा का यदि आपसे वैल्यू पूछेगा तो ज्यादा कुछ दिमाग और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत जो है आपको नहीं है। यहाँ पे आपको फटाफट से ठीक कर देनी है 1/x p, यानी कि 1/, जो x होगी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आपको बता देंगे। आपके पास देखिए समय काफी कम है, तो ये देखिए क्वेश्चन पूछेगा तो सेम पूछेगा, है ना, इधर उधर से नहीं पूछेगा। तो काफी इजी है, बस आपको इतना पे ठीक कर देना है, 1/x p कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक अगर A बराबर 2, 4 और B बराबर 0, 6 और 4 बराबर कितना दिया गया, 4,-1 दिया गया, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक जो होगी क्या होगी। तो काफी इजी के केंद्र के निर्देशांक बताने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि सब में से पहला को जोड़ करके आपको 3 से भाग देना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 2 को जोड़िए, 2 प्लस देखिए ध्यान, सब में का पहला यानी कि सबसे पहले में 2 है, 2 प्लस 0 प्लस 4/3, तो 4 और 0 4 और 2 6, 6/2, 6/3 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया 2। अब उसके बाद वाला का सबको जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए, तो 4, उसके बाद वाला सब में का तो 6 और माइनस का 1, तो 4, 6, 10 और 10 में से घट गया कितना 9, 9/3, तो 9/3 की जगह कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2,3 इसका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो 2,3 जो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है, बस सबका पहला जोड़ करके 3 से भाग देना है, फिर उसके बाद से दूसरा जोड़ करके 3 से भाग देना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी इजी प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अगर 3:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको भुजा दिया गया है ना तो दोनों भुजाओं का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर की जगह 25, है ना, तो यानी कि हो जाएगा 9:25, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसका स्क्वायर आपको कर देनी है। आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार आपको हमने बताया है, यहाँ पे जब भी दूरी आपको निकालना होगा लगाइएगा, और इसमें का जो पहला होगा और इसमें का पहला होगा इसको घटा करके स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 2 में से माइनस को 4 घटेगा तो माइनस का 2 होगा, और -2 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे जो मान दिया गया उसके बाद वाला उसमें से और यहाँ का मान को घटाएगा, तो यहाँ पे 3 और -1 को घटाएगा, तो माइनस तो पहले से इसमें लगा है, यानी कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 1 अब 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया। जब 16 और 4 जब यहाँ पे 20 हो गया, रूट में 20 होया है, तो रूट से आपको यहाँ पे बाहर करना होगा। तो जब इसको आप रूट से बाहर कीजिएगा तो फटाफट बताइए रूट से बाहर करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल तो हो जाएगा 2√5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√5, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला नंबर प्रश्न देखिए काफी इजी क्वेश्चन है कि समीकरण 2√2 का y² प्लस 5y प्लस √2 का विविध कर क्या होगा, यानी कि डी का वैल्यू निकालना है। तो डी बराबर क्या जानते हैं आप, डी बराबर ये नहीं जानते हैं b² माइनस का 4ac जानते हैं, तो b के स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर b 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना है 2√2 है, इंटू यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है रूट का 2 है। अब देखिए यहाँ से आपको सॉल्व करना है, तो √2 और √2 गुणे कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और 16 हो गया, और 16 जब आ गया तो 25 में से 16 को घटाएंगे, 25 माइनस है, तो 25 में से जब 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा आंसर, यानी कि आपका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन दिया है ए नंबर में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगले देखिए प्रश्न काफी इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु 3,4 और माइनस का 3,8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु के नियामक आपको बताना होगा, तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी आसानी एकदम चुटकियों में बना सकते हैं आप। कैसे, तो देखिए ये जो भी दिया गया ना उसके पहला वाला के साथ जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, और दूसरा के साथ जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। कैसे देखिए यहाँ पे 3 और -3 को जोड़िए, तो 3 जोड़ेंगे -3 को, तो पहला माइनस था -3 हो जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 0, 0/2 कितना हो जाएगा 0 होता है, तो खत्म, ये आप क्या हो गया 0। उसके बाद देखिए अब ये 4 और 8 को जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें का अंतिम वाला इसमें का अंतिम वाला से, तो 4 प्लस 8 कितना होगा बाबू 12, और 12 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि 0,6 आपका आंसर आ जाएगा। तो 0,6 देखिए कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन आपका डी नंबर में दिया गया, तो डी नंबर आपका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो इस प्रकार से आप काफी इजी तरीके से बना सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मीनार का उन्नयन कोण जो है उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ध्यान से समझिएगा, एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस प्रकार से आपकी एक मीनार हो गई, मान लीजिए इस प्रकार से ये हो गई और इस प्रकार से त्रिभुज बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आप ए बी और यहाँ पे जो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप सी कर लीजिए। 21 तो दिया गया है आपका, 21 तो दिया गया, वह नीचे दिया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक मीनार का उन्नयन कोण जो है उसके पाद से 21 मीटर है ना दूरी पर है, तो 21 मीटर यहाँ पे हो गया आपका। उसके बाद जो थीटा दिया गया वो कहाँ पे थीटा बनेगा? थीटा यहाँ पे क्या बनेगा? 30 डिग्री थीटा आपको बन जाएगी। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी कि AB का वैल्यू आपको पूछ रहा है, AB के वैल्यू। तो जब AB के वैल्यू पूछ रहा है यानी कि 10 से बनेगा, क्योंकि 10 में ना होता है लंब बटे आधार। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? देखिए अब यहाँ से 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AB बट्टे की क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ना, BC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, यही होता है ना। अब बराबर यहाँ पे AB का वैल्यू तो निकालना ही है, अब बट्टे का BC का वैल्यू कितना? 21 है। अब ये तिरिया गुणा कीजिए तो 3√AB, क्योंकि ये तिरिया गुणा कीजिएगा तो AB में √3 से गुणा होगा तो √3AB अब बराबर क्या हो जाएगा? 21। तो रूट हो जाएगा 3√AB बराबर का 21। अब इसे सॉल्व कीजिए, AB का वैल्यू निकालिए तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 21 बट्टे की √3। अब जब नीचे रूट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नीचे रूट कभी भी नहीं रखा जाता है, आपको इसको परिमीकरण करना होता है, तो परिमीकरण कर दीजिए। अब यहाँ पे जो है नीचे का ऊपर चला जाएगा, फिर इसे कर देंगे, यानी कि जिस संख्या का परिमीकरण करते हैं उसी से नीचे और ऊपर में गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे √3 से हम ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दीजिए, गुणा किए तो देखिए यहाँ से ध्यान से, तो यहाँ पे जो है 21 में √3 से गुणा किया जाएगा √3 21 ये होगा ना, और नीचे में √3 से गुणा किया जाएगा √3 होगा, यानी कि यहाँ पे जो है 21 √3 बट्टे की कितना होगा? 3 होगा। अब इसको कटिए 7 3 21, यानी कि 7√3। अब इसका आंसर आया 7√3। तो 7√3 है ना आपका आंसर, क्या आपका ऑप्शन सी नंबर है। एकदम दिमाग में बैठा दे जानिए, एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे छोड़ करके जा रहे हैं वीडियो को जाएंगे उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक क्वेश्चन सीधे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले जो वृत्त होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? समसम होते हैं, समरूप होते हैं, या फिर आपका समसम या समरूप दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होते। बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समरूप होते हैं। कई बार आपको हमने बताया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, काफी इजी क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 है, 5/3 तो कॉट थीटा का वैल्यू बताइए। तो काफी इजी है क्वेश्चन, है ना। तो इसका जवाब बताइए। तो कोसेक जो थीटा बराबर होता है वो क्या होता है? कर्ण बट्टे की क्या होता है बाबू? कर्ण बट्टे की आप सभी को जानते हैं कि कर्ण बट्टे की लंब होती है ना। तो कर्ण बट्टे की लंब होती है, यानी कि कर्ण का वैल्यू दे दिया, लंब का वैल्यू दे दिया, आधार का वैल्यू निकालना है। तो आधार का वैल्यू कैसे निकलता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस की लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस का 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और 25 में से 3 घटेगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, तो 16। तब ये रूट में आता है 16, और नीचे आप जब इसे 16 को बाहर कीजिएगा हो जाएगा 4, यानी कि आधार हो गया 4। तो जब आधार 4 आ गया और लंब आपका 3 दिया गया है, तो ये कह रहा है कि cot थीटा, तो cot थीटा मतलब आधार बट्टे की लंब, तो आधार 4 और बट्टे लंब 3, यानी कि 4/3, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है कि 2FE बराबर जो होगा वह DE है, ठीक है, और BC बराबर 8 दिए गए, तो EF का वैल्यू क्या होगा? और देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है एकदम यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में उठा करके पूछ दिया जाएगा, इसको चेंज नहीं किया जाएगा, है ना। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस आप इसका आंसर याद कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? ए नंबर हो जाएगा। और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आपका 50 नंबर। 50 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है? यदि त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कि निम्नलिखित में कौन सही है? यदि त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है वो P डिग्री है। P डिग्री वाले को आपको बताना है। यहाँ पे काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचिए मत, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पास काफी कम समय है। लाइक कीजिए फटाफट से, दोस्तों में शेयर कीजिए। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा कि P/720 गुणे 2πr² अब कहिएगा सर 720 वाला क्यों हुआ? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि θ/360 गुणे πr² होता है, तो यहाँ पे 2 दे दिया है, तो 2 से कटेगा तो क्या होगा? 360 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब तो P/360 गुणे πr² हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपको घुमा करके दिया गया था। यहाँ ध्यान से देखिए, आप सभी जानते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणे πr² होता है। तो ये तो कह दिया नहीं गया है, और बोला है कि जो थीटा है उसके बदले p दे दिया गया है, तो यहाँ पे हमने तो p रख दिया, तो P/360 गुणे πr² होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए घुमा करके दिया गया है, यहाँ पे जो 720 है ना, यहाँ पे 720 इसको कटा दीजिए तो 360 आ जाएगा, तो यानी कि P/360 गुणे πr² आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका कैसे? बी नंबर। तो ये थी पूरे लाजवाब आपके वायरल क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपका 50 प्रश्न। तो ये प्रश्न आप एक एक